सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं नरेश वत्स एक बार फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और इस बार मैं जो क्वेश्चन पेपर हैं आपकी उनको सोल्व करवाने की कड़ी में, उनको हल करवाने की कड़ी में वर्ष 2018 का लेवल 3 का पेपर लेकर के आया हूं। और ये पेपर आपका 5 जनवरी 2019 को हुआ था। हालांकि 2018 का पेपर था, ये 19 में ये पेपर हुआ था। और इसमें मैं हिंदी का जो पोर्शन है आपका वो सोल्व कर रहा हूँ। और 31वां जो सवाल है आपका, वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। एक बार देखिए, सवाल है 31वां, निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है। मैं जल्दी में, ये आप सभी को पता है, यह और वह दोनों वर्ण आपके अर्धस्वर कहलाते हैं। र लुंठित कहलाता है, कंपित कहलाता है, प्रकंपित कहलाता है, और लय जो है आपका पार्श्विक होता है। ये चारों के चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं, इन सभी को आप अंतस्थ व्यंजन के नाम से जानते हैं। ठीक है। और उसके बाद मैं अगले सवाल के ऊपर आ रहा हूं। इससे अगला जो सवाल है आपका वो है, निम्न में से दो उपसर्गों का योग नहीं हुआ है, वो आपका उत्तर आपने छांटना है। दो उपसर्गों का योग अगर आप देखें, इसके अंतर्गत जो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है व्युत्पत्ति। आप देखिए, व्युत्पत्ति में ये आपका है वी उपसर्ग, और उसके बाद अगला जो आपका उपसर्ग है वो है उद, क्योंकि उत उपसर्ग नहीं होता, उद होता है। तो ऐसे में आपका वी उद जमा पत्ती, तो इसका मतलब उपसर्ग देखिए दो हुए कि नहीं हुए, तो दो उपसर्ग है। इसका मतलब ये भी आपका दो उपसर्गों के योग से बना हुआ शब्द है। ऐसे में आप लोगों को छांटना था कि दो उपसर्गों के योग से जो नहीं बना है। अगला जो बी ऑप्शन है वो है आपका व्याधि। अगर आप व्याधि शब्द को देखें तो इसमें जो शब्द है वी और आ, इन दोनों को अगर आप देखें तो वह आधी रह जाएगी यण संधि के नियमानुसार। आ दूसरा उपसर्ग है, वह ई का यह बन जाएगा दूसरा वर्ण आने की वजह से, और व्या आपका शब्द बन जाएगा। व्या और धी मूल शब्द इसके बीच में जो पीछे लगा हुआ है वो है व्याधि। इस प्रकार से इसके अंदर दो उपसर्ग आपके लगे हुए हैं। उपसर्ग पूर्व में लगते हैं, आप सभी को पता है। तो व्याधि, कई बार ये आपका जो शब्द है, आधि और व्याधि दोनों शब्दों को लिख करके आपसे इसके अर्थ पूछे जाते हैं। आधि मानसिक बीमारी को कहते हैं, और व्याधि जो होती है वो आपकी शारीरिक बीमारी होती है। तो तीसरा अगर आप तीसरा जो ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका व्यापादित शब्द है। अगर आप व्यापादित शब्द को तोड़ें, इसमें देखिए प्रत्यय भी लगा हुआ है। पाद जो है ओरिजिनल शब्द है, आपका मूल शब्द है, इसके साथ आपका इत प्रत्यय है, और जो दो उपसर्ग लगे हुए हैं वो भी वी और आ, उसके बाद आपका मूल शब्द आ जाएगा, उसके बाद इत प्रत्यय लग जाएगा। तो इसका मतलब इसमें भी वी और आ दो उपसर्ग लगे हुए हैं। और अगर आप चौथे ऑप्शन को देखें तो इस चौथे ऑप्शन में क्या शब्द है, वैनाशिक। तो इसका मतलब इसमें वी मूल शब्द है, नाश आपका दूसरा जो शब्द है वी प्लस नाश, और उसके बाद इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगर आप इन तीनों को देखें तो इक प्रत्यय लगने की वजह से जो वह है उसके ऊपर आई की मात्रा लग जाएगी, आप इसको ध्यान रखें। तो ये वैनाशिक शब्द बन जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें जो अगर हम उपसर्ग की बात करें तो केवल वी उपसर्ग है भाई, नाश मूल शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको छांटना था जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग नहीं हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। हम चलते हैं 33वें सवाल की तरफ। 33वां सवाल है, निम्न में से यानी किस विकल्प में अपादान तत्पुरुष का प्रयोग नहीं हुआ है। आप सभी को पता है जो अपादान तत्पुरुष है, अपादान में आपकी कौन सी विभक्ति चिन्ह लगता है, आप याद कीजिएगा। अपादान से होता है, अलगाव का भाव होता है, ऐसा आप सभी को पता है। लेकिन यहां पर एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो चारों ऑप्शंस हैं उन सभी में आप से लगाइए। से लगाते हैं, एक बार लगाते हैं, फिर मैं इसको समझाने का तरीका मतलब सही उत्तर के ऊपर हम जाएंगे कैसे। जन्म से रोगी, ठीक है, से लग गया, ठीक है। जल से जात, अर्थात जल से जो पैदा हुआ है, इसमें भी लग गया। राज से द्रोह, इसमें भी से लग गया। और पद से आक्रांत,
तो पद से आक्रांत में भी आपका से लग गया। तो अगर आप इसको देखें कि ये जो से है, आपको पता है कर्ण कारक में भी से लगता है, लेकिन से के साथ आपका के द्वारा भी लगता है। ध्यान दें, के द्वारा भी उसमें लगता है। अगर आपका के द्वारा भी लगता है, जिस से की जगह के द्वारा भी फिट हो जाए, तो इसका मतलब वहां पर कर्ण कारक होता है। यह बात ध्यान रखें आप। से या के द्वारा, मतलब मैं ये कहता हूं कि मैं बस से आया हूं, मैं बस के द्वारा आया हूं। दूसरा कहता हूं, यानी दोनों इसका अर्थ जो है सेम रहेगा। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं बस से आया हूं, मैं बस के द्वारा आया हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं दिल्ली से आया हूं, इसकी जगह आप के द्वारा लगा करके देखिए, मैं दिल्ली के द्वारा आया हूं, नहीं बनता। इसका मतलब मैं दिल्ली से आया हूं, दिल्ली से अलगाव का भाव है। जहां से की जगह के द्वारा नहीं लगता, वो जो होता है वो अपादान कारक होता है, और अपादान तत्पुरुष वहां पर प्रयोग हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें, क्योंकि मुझे आपको ये बातें स्पष्ट करनी थी, इसलिए मैं ये सारी बातें आप लोगों को बता रहा हूं। चलिए एक बार हम इस शब्द को देखते हैं, जन्म से रोगी, जन्म के द्वारा रोगी, इसका मतलब इसकी जगह के द्वारा फिट नहीं हो सकता। जल से जात, जल के द्वारा जात नहीं। राजद्रोह, राज के द्वारा द्रोह नहीं, राज के प्रति तो द्रोह होता है, राजद्रोह। और पद से आक्रांत, मैंने आक्रांत शब्द का अर्थ भी आप लोगों को बताया था। और आक्रांत शब्द का जो अर्थ होता है वो क्या होता है बताइए। आक्रांत का मतलब वो व्यक्ति, वो जानवर जो किसी से डरा हुआ हो, और किसी बड़े पद से अगर हम आक्रांत है, यानी उसके द्वारा आक्रांत है, उसके द्वारा हम डरे हुए हैं, उसको पदाक्रांत कहते हैं। पद से आक्रांत, पद से डरा हुआ, ऐसे में ये जो है वो पद के द्वारा भी इसकी जगह आ सकता है, तो ये कर्ण तत्पुरुष है भाई, ये अपादान नहीं है। तो इसका मतलब ए अपादान तत्पुरुष है, बी अपादान है, सी अपादान है। चौथा जो ऑप्शन है आपका पदाक्रांत, ये पद के द्वारा आक्रांत है। कोई किसी पद से डरा हुआ हो, मतलब कोई किसी पद का कोई गलत फायदा उठाता हो, उसको पदाक्रांत हम कहते हैं। तो चलिए हम अगले ऑप्शन पर चलते हैं। इसका मतलब इसका जो सही जवाब होगा वो आपका पदाक्रांत होगा, याद रखिए। उसके बाद नंबर 4 जो आपका है, 34वां जो सवाल है, हम उसकी तरफ बढ़ते हैं। एक बार आइए उसकी तरफ बढ़ते हैं और हम इसके बारे में एक बार देखते हैं। मैंने बिल्कुल क्लियर तौर पे आपको दृष्टा और दृष्टि में अंतर बताया है, शुद्ध शुद्ध में। तो ये जो ओरिजिनल शब्द है भाई, ये जो ओरिजिनल शब्द बनेगा वो पहला बनेगा द्रष्टव्य। ये द्रष्टव्य ऐसे लिखा जाएगा। तो इसका मतलब पहला तो जो है वो शुद्ध नहीं है, इसमें तो ये गड़बड़ है। दूसरा अगर शब्द आप देखें, ये परिशिष्ट जो शब्द है, इसमें ये ठय नहीं आएगी। ये ध्यान देना है आपने कि जो ठय आपको दिखाई दे रही है कि ये ठय आएगी, जी नहीं, ठय नहीं आएगी। लास्ट में परिशिष्ट है, ये टय आएगी, इसलिए ये दूसरा भी गलत है। तीसरा जो ऑप्शन है वो आपका आदिष्ट है, तो ये आदिष्ट शब्द होता है, इसका मतलब इसमें भी ठय नहीं आएगी, इसमें भी टय आएगी। और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका सही है, शुद्ध आपने छांटना था, अंत्येष्टि। अंत्येष्टि आपका बिल्कुल सही जवाब है। 35वां जो सवाल है, भाववाचक कृत प्रत्यय का प्रयोग जिसमें नहीं हुआ है। भाववाचक, ये प्रत्यय तो भाई पूरे के पूरे समझाने पड़ेंगे मुझे। तद्धित प्रत्यय और कृत प्रत्यय दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं। इनमें कृत प्रत्यय जो हैं वो क्रिया से बनते हैं, और क्रिया से बनने वाले 5 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। उनमें से एक भाववाचक कृत प्रत्यय भी होता है। कृतरिवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक, ये 5 प्रकार के आपके प्रत्यय होते हैं, और इनमें से आपको छांटना है कौन सा भाववाचक नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसी में से भाववाचक कौन सा नहीं है आपको वैसे भी पता चल जाएगा। परोसैया, अर्थात जो परोसने वाला हो। परोसैया जो है वो कर्ता का काम करता है, ये कृतरिवाचक है, ना कि भाववाचक। छिड़काव, आव प्रत्यय लगा है, छिड़काव एक भाव है, गड़गड़ाहट एक भाव है, और पछतावा भी एक भाव है। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि ये भाववाचक संज्ञाएं हैं, और इसका मतलब भाववाचक प्रत्यय आपके सामने यही होंगे।
छिड़काव, गड़गड़ाहट और पछतावा, इसमें भाववाचक कृत्य प्रत्यय का प्रयोग है, केवल परसैया में नहीं है। और परसैया में जो जिस प्रत्यय का प्रयोग है भाई वो कृतवाचक है, ना कि भाववाचक। तो उसके बाद हम आगे यानी इसका जो सवाल का सही जवाब होगा वो आपका परसैया जो है आपका सही जवाब होगा। उसके बाद संधि विच्छेद आप लोगों को छांटना है। अगले 36वें सवाल में आपने असंगत शब्द का निर्माण देखना है। आपको लग रहा होगा कि ये तो सारे के सारे सही दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं और इन सभी शब्दों को एक बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। पहले में ही गड़बड़ है, क्या वो है आपका विश्व। विश्व तो आप सभी को पता है कि विश्व के साथ जो अगला जो शब्द है ये शुद्ध अशुद्ध में कई बार आ लिया, ओरिजिनल शब्द ऐक्य होता है। तो इसलिए इसी के अंतर्गत जो ये ऐक्य है ये ए ही गलत है, यहीं पर आपकी गड़बड़ थी, यही आपने पकड़नी थी। तो इसका मतलब ये ही आपका असंगत विकल्प है। दूसरा शब्द अधम जमा में ऋण है, और जब भी अ के बाद री आता है ऐसे में आपका अर बन जाता है, और ये गुण संधि का एग्जाम्पल है। जैसे आप ब्रह्म जमा में ऋषि ब्रह्मऋषि यानी कि महाजमा ऋषि महर्षि बना देते हैं, तो या वर्षा जमा ऋतु वर्षा ऋतु बनेगा, मतलब री का अर बन जाता है। और वो कैसे बन जाता है, अगर आप इसको अधम को एक बार मैं दोबारा से बता देता हूँ, यही आपको थोड़ा सा गड़बड़ में लगता है। आमतौर पे जिनको नियमों का पता नहीं है वो इसी में गड़बड़ कर देते हैं। मैं बता भी देता हूँ, ये जो शब्द है एक बार मैं लिख करके आपको बता रहा हूँ। ये जो शब्द था अ, ध, और ये अगला जो शब्द है म, तो इस म के अंदर अगर आप हलंत करके इसमें से अ को बाहर निकाल देंगे और अगला जो शब्द है आपका उसके आगे वो है री, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इनसे जो शब्द बनेगा वो बनेगा अर। और ध्यान दीजिएगा, जब ये अर बनेगा ये अ वापिस जाकर के इसी में मिल जाएगी, इसका ये हलंत बीच में से हट जाएगा, और र जो है वो स्वर रहित रह जाएगी, और स्वर रहित रह जो होती है वो हमेशा ऊपर चली जाती है ऐसे इस रूप में, यानी इसको रेफ बोलते हैं। तो इसका मतलब यही र आधी जो है वो आपकी इस म के बाद र आधी होगी, वो अणय पे चली जाएगी, क्योंकि री का तो र बन ही गया था। तो अधमर्ण बिल्कुल सही है। परिजमाकृत, एक यहाँ पर एक नियम की जानकारी और दे दूं मैं, कि जहां पर भी आपका ये क्री धातु हो बाद में और आगे प्री हो तो इन दोनों के बाद ये शय का आगम हो जाता है, इसलिए वर्णागम संधि भी इसमें होती है। और तत् जमा में अनंतर तदनंतर बनेगा। अगर आपका त के बाद या द के बाद कोई भी घोष ध्वनि आती है, यानी अ आ ई ये सारे घोष ही होते हैं जितने भी स्वर होते हैं, तो इसका मतलब त का द बन जाएगा। ऐसे में आपका जो ऑप्शन नंबर एक गलत था, असंगत आपने छांटना था। इतनी बातें तो वैसे मैंने आपको बता दी, यानी कि यहाँ एक के में गड़बड़ थी भाई। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगी। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 37 के ऊपर। मोनू सबसे घटिया। जब आपसे सबसे घटिया पूछा गया तो सबसे घटिया का मतलब तो हो गया ये तो बिल्कुल सुपरलेटिव डिग्री होगी, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होगी। मतलब अगर हम कहते हैं कि वह अच्छा है और अच्छे से दो के बीच में कंपैरिजन होता है, उसको हम जो है उसकी मूल अवस्था नहीं कहते, उसकी उत्तरावस्था कहते हैं। और तीन से क्या सभी से अगर बेहतर कोई चीज है तब हम उसको उत्तमावस्था कहते हैं। तो यहाँ सबसे घटिया, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, वहां पर आपका जो है उत्तमावस्था का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगले 38 में अगर हम सवाल के ऊपर आते हैं तो आइए हम 38 में के ऊपर एक बार इसको ऊपर कर देता हूं और फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। चलिए, संज्ञाओं की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटना है। पहली बात, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है। आप देखिए इसके अंतर्गत क्या लग रहा है आपको, क्या व्यक्तिवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती है? आपको छांटना है कि असंगत कौन सा है, इसका मतलब गलत छांटना है। ये तो सही है भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं तो एक वचन में ही प्रयोग होती हैं। दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती हैं, भाई इनकी संख्या कोई गिन नहीं सकता। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं पता नहीं कितनी हो सकती हैं, ये भी सही है आपका।
तीसरे नंबर पे इसने कहा है कि ईर्ष्या, रोग, जन्म, मृत्यु, यौगिक। इसने यौगिक बोला है। यौगिक का मतलब दो शब्दों के योग से जो बनता है उसको यौगिक शब्द कहते हैं। यहां कहां दिखाई दे रहा है आपको यौगिक है? ये तो सारे मूल शब्द हैं, अकेले अकेले शब्द हैं, इनके अंतर्गत कोई भी यौगिक नहीं है। तो ये इसने कहा है कि ये भाववाचक संज्ञाएं यौगिक भाववाचक संज्ञाएं हैं। जी नहीं, ये इसका जवाब असंगत है, गलत है। और चौथे नंबर पे अगर आप इसके ऑप्शंस को देखें, वो है कि व्यक्तिवाचक भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। जी हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। मान लिया मैं अगर आपको ये कहूं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है तेंदुलकर। आप सभी को पता है, अभी पिछले पेपर में आया था कि तेंदुलकर ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर मैं इसको कहूं कि मेरे विद्यालय में बहुत से सचिन तेंदुलकर हैं, अगर अकेला सचिन तेंदुलकर हमसे पूछा जाता है तो वह व्यक्तिवाचक है। यानी कि ये जो सचिन तेंदुलकर है ये अकेला तो है आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं यूं कहूं कि हमारे विद्यालय में बहुत से सचिन तेंदुलकर है तो यही जो है वो जातिवाचक संज्ञा बन जाता है, अर्थात बहुत सारे ऐसे अच्छे खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करने लग जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आपको बताए हैं। तो इसका मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक बन सकती है। दूसरा, भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं में रूपांतरण किया जा सकता है। जी हाँ, कोई भी भाववाचक संज्ञा जो है वो आपकी जातिवाचक बन जाती है जब भी वो बहुवचन में प्रयोग होती है। कोई भी भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में प्रयोग होगी तो इसका मतलब वो आपकी जो है जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो उसके बाद अगर हम आपके 39th क्वेश्चंस के ऊपर आए, यानी कि 39वां जो सवाल है उसके ऊपर अगर हम चलते हैं तो चलिए इस पे भी विचार करते हैं। इसने कहा कि फौज, भीड़, सरकार स्त्रीलिंग पद है। एक बार देखते हैं इनको। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो उसको वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। स्त्रीलिंग शब्दों में आप वाक्य में प्रयोग कर लीजिएगा। जैसे फौज पहुंच चुकी थी, लोंगोवाल पोस्ट पर फौज पहुंच चुकी थी, तो इसका मतलब चुका था तो कभी नहीं आपने देखा होगा कि फौज जो है वो इसलिए स्त्रीलिंग शब्द है। भीड़, बहुत भीड़ इकट्ठा हुई, तो हुई क्यों कहा, हुआ कह देते फिर तो ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। और सरकार बन चुकी है, सरकार गिर चुकी है, सरकार आएगी, ये भी आपका स्त्रीलिंग शब्द है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कई बार क्या होता है कि क्षेत्रवाद की वजह से हम कई बार, जैसे आप यूपी में चले जाओ तो वहाँ पर दही खट्टा होता है कई जगह, लेकिन हरियाणा में दही खट्टी होती है। तो खट्टी नहीं है भाई, वो खट्टाई होती है। मतलब आप खट्टा होता है, मतलब दही जो है वो पुल्लिंग है। आपने ये ध्यान रखना है कि अगर दही का कहीं पर भी आपको पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आता है तो दही जो है वो पुल्लिंग में आएगा, ये ध्यान रखना है। लिंग विकारक तत्वों की श्रेणी में आता है। जी हाँ, लिंग जो है वो विकारक श्रेणी की में आता है। लिंग वचन और कारक के कारण से ही विकार उत्पन्न होते हैं संज्ञा शब्दों में, इसलिए लिंग जो है वो विकारक की श्रेणी में आता है। और उसके बाद अगर हम अगले सवाल के ऊपर चलते हैं तो ये रहा आपका अगला सवाल। चलिए कहाँ गया भाई ये, चलिए तो यहाँ पर अगर हम इसका जो सवाल संख्या सी, इसका ऑप्शन देखें तो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण सभी शब्दों में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। इसने कहा है कि इन सभी में लिंग की दृष्टि से विकार होता है। अगर मुझे बताना पड़ेगा एक बार, संज्ञा में लिंग के कारण से विकार होता है। लिंग, कारक और वचन तीनों कारण से संज्ञा में विकार होता है, ये बात क्लियर है। लेकिन सर्वनाम में नहीं होता। मतलब अगर हम कहें कि उसका नाम नरेश है और उसकी नाम गीता है, ऐसे कभी नहीं होता। उसका चाहे वो पुल्लिंग हो चाहे स्त्रीलिंग हो, सर्वनाम शब्द में उसका दोनों के लिए सेम रहता है। तो सर्वनाम जो शब्द है उसमें लिंग की दृष्टि से विकार नहीं होता और विशेषण में लिंग की दृष्टि से विकार हो जाता है। मान लिया खिड़की बड़ी है और कमरा बड़ा है, तो ऐसे में इसके अंदर विकार हो जाएगा। तो इसका मतलब जो ये सर्वनाम है ये अकेला ही आपके इसी उत्तर को काट देगा, इसलिए ये असंगत है। कोयल, मैना, चील आदि नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के वाचक हैं। जी हाँ,
कोयल स्त्रीलिंग है, मैना स्त्रीलिंग है और चील जो है ये भी स्त्रीलिंग है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 40 के ऊपर। आज का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का भेद इंगित कीजिए। तो निश्चित संख्यावाचक डिग्री में अगर कोई चीज मापी जाती है तो वहां पर आपका परिमाणवाचक होता है, नापतोलवाचक होता है। तो ऐसे में यहां पर आपका क्या बना है, ये परिमाणवाचक विशेषण। लेकिन 35 डिग्री है तो ये निश्चित परिमाणवाचक है। तो ऐसे में जो इसका सही जो जवाब होगा वो होगा आपका तीसरा ऑप्शन, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अगला है वार्तनिक दृष्टि से आपको अशुद्ध शब्द का चयन करना है। अगला जो शब्द है आपका, अगर देखें आप, पड़ोसी बिल्कुल सही है, सुधीजन बिल्कुल सही है और द्रवीभूत ये भी बिल्कुल सही है। सफलतापूर्वक ये एक ऐसा शब्द है भाई जो प्रयोग में तो आता है लेकिन सरलतापूर्वक, अगर हम सरल कोई रेखा है, रेखा की विशेषता होगी, अगर अकेला सरल आता है तो ये एक विशेषण होता है। जब भी सरलता, अगर आप इसको प्रयोग करते हैं तो ये भाववाचक संज्ञा बन जाएगा ता लगने से, और पूर्वक लगने से सरलता पूर्वक काम कर लिया उसने। इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्रिया विशेषण है, क्रिया की विशेषता बताने लग जाएगा। तो ऐसे में ये शब्द आमतौर पे प्रयोग तो ऐसे ही किया जाता है, बाकी तो तीनों के तीनों सही हैं शब्द, लेकिन सरलता पूर्वक जो है वो सरलता से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे में सी ऑप्शन आपका मेरे विचार से आपका अशुद्ध है। उसके बाद अगर हम इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा का निर्माण विशेषण वाचक शब्द से नहीं हुआ है, नकटा आदमी और उससे नकटापन बन गया, इसका मतलब आदमी की विशेषता वो नकटा है। सयानापन ये भी किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता हो सकती है, ये भी। गोरापन, गोरा किसी की विशेषता हो सकती है, ये भी। तो इसका मतलब नकटा, सयाना, गोरा ये किसी व्यक्ति विशेष की विशेषता हो सकती है, इसलिए ये तीनों विशेषण हैं और इनके साथ पन प्रत्यय लगा करके सही है। अपनापन जो शब्द है वो अपना जो है वो एक सर्वनाम शब्द है और ये सर्वनाम से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। तो ऐसे में आपका जो सही ऑप्शन है इस जगह पे वो है आपका अपनापन। ठीक है, यानी कि यहां पर आपका अपनापन सही है। 43 यानी 43वां जो सवाल है, क्रिया के संबंध में असंगत आपने छानना है। गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है और क्रिया से अपेक्षाकृत दूर होता है। यानी कर्म जब किसी वाक्य में दो हो, यानी अगर हम एक वाक्य में लिखूं कि नरेश हमें हिंदी पढ़ाता है, ठीक है, हिंदी पढ़ाता है या पढ़ाते हैं, अगर आप नरेश जी लगाएं इसमें, तो इसके अंतर्गत क्या है, एक तो हमें हो गया और एक इसमें हिंदी हो गया, दो आपके कर्म हो गए। और ऐसे में जो पहली बात है, गौण कर्म कौन सा होता है, देखिए जो मुख्य कर्म होता है वो आमतौर पे निर्जीव होता है, ये बात ध्यान रखिएगा आप। निर्जीव जो होता है वो गौण नहीं मुख्य कर्म होता है और वो क्रिया के पास रहता है, क्रिया के पास। अब इसमें से हिंदी जो है ये आपका मुख्य कर्म है और हमें जो है, हमको जो है ये आपका गौण कर्म है। अगर इस वाक्य में अगर आप देखें कि गौण कर्म के साथ सदैव को चिन्ह जुड़ा रहता है और क्रिया से अपेक्षाकृत दूर रहता है, ये बात तो बिल्कुल सही है। मतलब नरेश हमको हिंदी पढ़ाता है, हमें का मतलब उसके अंदर में के अंदर ही को लिखा हुआ है, वो अंदर ये उसके निहित है। तो ऐसे में आपका पहला तो असंगत नहीं है, ये तो बिल्कुल सही है। यदि वाक्य में दो कर्म हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह मुख्य कर्म होता है। अब आप क्रिया के साथ जो ये वाक्य मैंने लिखा था कि नरेश हमें हिंदी पढ़ाते हैं या नरेश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, तो यहां पर हिंदी के साथ, हिंदी की जगह ये कह रहा है कि यहां पर प्रश्न कीजिए,
तो फिर हिंदी आपका उत्तर आना चाहिए। किसे या किसको, मतलब पढ़ाते हैं किसको, किसको पढ़ाते हैं या किसे पढ़ाते हैं, इसका उत्तर हिंदी तो नहीं आया ना, इसलिए ये तो मुख्य क्रम है ही नहीं। जो किसे या किसका जवाब जो देते हैं वो तो आपका गौण क्रम होता है। तो यदि क्रिया वाक्य में दो क्रम हो तो क्रिया से किसे या किसको प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वह आपका मुख्य क्रम होता है। ये बात बिल्कुल गलत है, वह मुख्य क्रम नहीं होता भाई, वो तो गौण क्रम होता है। ये बात अगर और थोड़े अच्छे से समझनी है तो इसका मतलब आप इसको जैसे इसी वाक्य को दोबारा से लिख करके देखें, और जो क्रिया के पास मतलब पढ़ाते हैं जो उसके पास वाला जो कर्म है और जो निर्जीव है वो मुख्य होता है। और जब आप क्रिया के साथ किसे या किसको लगा करके उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो जब आपका उत्तर आता है वो हिंदी नहीं आएगा। अगर हिंदी किसे और किसको लगाने से तो आपका जो है गौण क्रम आएगा, ठीक है। यानी उस क्रिया के साथ आप पढ़ाते हैं तो आप कहेंगे क्या, वो तो क्या का जवाब होता है, तो आप हिंदी आपका जवाब हो जाएगा। दोबारा से इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिएगा और आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। जिसे कर्म के अतिरिक्त किसी अन्य पूरक शब्द की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें पूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये बात भी सही है। और आना, उड़ना, तैरना ये गत्यार्थक मतलब गति अर्थक, गत्यार्थक गति जमा अर्थक, तो गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रियाएं हैं, ये बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद किस शब्द में अब उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अब उपसर्ग का भाई अवाच्य में तो नहीं है, इसमें तो अ उपसर्ग है, अ और वाच्य शब्द है। बी उपसर्ग में अव जमा धी है, बिल्कुल सही है कि इसके अंतर्गत आपका अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तीसरा सी ऑप्शन है अवचन, इसका मतलब अ उपसर्ग है। अविनष्ट, इसका मतलब इसमें भी अ उपसर्ग है। तो ए, सी और डी इन तीनों में अ उपसर्ग है ना कि अव, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से आपको 45वां जो सवाल है अगर आप इसको देखें तो भाई इसमें आपने असंगत विकल्प छांटना है। उपनिषद जमा मीमांसा, देखिए पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगर त या द है, त है या द है, एक बार मैं इसको लिख रहा हूं, यस त या द है, समझ लें। और उसके बाद उत्तर पद का पहला वर्ण म है, म का मतलब पंचम है, इसको आप पंचम कह सकते हैं अगर पंचम वर्ण है, मतलब अंग ये न में ये पांचों के पांचों में से है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये द या ये त आपका इस पंचम की वजह से न में चेंज होगा, ये ध्यान रखना आपने। यानी यहां जगत जमा नाथ होता तो इस त का न में जगन्नाथ बन जाता। उपनिषद प्लस मीमांसा, अगर आप देखें इसके अंतर्गत उपनिषद प्लस मीमांसा है, आगे म आया हुआ है, ये देखिए यहाँ म था इसका, इसके जो ऊपर है ये म है और इधर द है, तो इस द का अपने आप न बन जाएगा आगे पंचम होने की वजह से। और इसी प्रकार आपका ये विद्वत जमा मूर्ति में भी त का न बन जाएगा, तो इसका मतलब ये भी सही है, असंगत नहीं है। सठ जमा मास षणमास, ये आपने क्या करना है, ओरिजिनल शब्द है ये सठ, सठ का मतलब 6 और मास अगर ऐसा आता है तो आपका आगे म आने की वजह से ट ठ ढ ढ ण ही बनेगा, तो ये षणमास मतलब श जो है ये अण बन जाएगा, इसका पंचम बन जाता है तो षणमास बन जाएगा। मतलब यहाँ त थ ध ध न है तो न बनेगा, इसमें अगले में त था, उसके बाद ट ठ ढ ढ का न बनेगा, अगले में द है शरद जमा माला, इसका भी शरण माला बन जाएगा। मतलब जो ये पहला वर्ण होता है उधर पंचम हो तो ये इसी के परिवार का पंचम अपने आप बन जाता है। यहाँ ट था तो इसका मतलब यहाँ पर अण बन जाएगा। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इस प्रकार से आपके ये एक बार मैंने 45 सवाल आप लोगों के लिए हल करके
अभी मैं कुछ ही मिनटों में आपके लिए यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये आपको पेपर सोल्व आप लोगों ने कर लिया होगा, और मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सभी फ्री कोचिंग क्लासेस वाले बच्चों के लिए ये मैं डाल रहा हूँ, और समय बचाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अगला जो पेपर है मैं अभी थोड़ी सी देर में उसी को भी सोल्व करके आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत फ़ायदे करेंगे, और आप लोगों की कुछ जिज्ञासाएं हैं, अगर आपको कोई जिज्ञासा है किसी सवाल के बारे में पूछने की, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे डाल सकते हैं। मैं उनके जवाब देने का भरपूर कोशिश करूंगा। अगर किसी सवाल का जवाब मैं मतलब सीधा नहीं दिया, जैसे कल किसी ने पूछा था कि वर्णागम संधि क्या होती है, तो मैंने अगले पेपर में उसको समझाना था, इसलिए मैंने उसको सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन पेपर में ज़रूर मैंने उसको समझा दिया। तो आप लोग इनको अगर बार बार ये वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं, इसी प्रकार के पेपर को सोल्व देखना चाहते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़ा सा मुझे बताएं ज़रूर, उसके ऊपर लिख करके ये कि ये ठीक बन रही है, आप लोगों के काम की हैं या नहीं है। उत्साहवर्धन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो फिर मुझे लगेगा कि आप लोगों के काम की नहीं है, तो फिर मैं दूसरा तरीका कोई ना कोई अपनाऊंगा। अभी फ़िलहाल अगले पेपर की मैं अभी खोल करके तैयारी कर रहा हूँ, तब तक मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।